नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने यह बताया कि किस सेक्टर को क्या कुछ दिया गया है। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि कहां पर किस किस को राहत दी गई है और कौन कौन से कदम अब उठाए जाने हैं आगे। तो 18,000 करोड़ के खाद्यान्न बांटे गए। ये पहले बताया गया कि अब तक सरकार ने क्या क्या कहां पर काम किया है। लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल दिए। हर परिवार को 3 महीने तक 1 किलो दाल। राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है आम व्यक्ति तक, गरीबों तक, बुजुर्गों तक। और यह बताया गया कि अब आगे सरकार का प्लान क्या है। आरबीआई आगे बाजार में और पैसा लाएगा। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन, यह बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। एमएसएमई को ईएमआई में 1 साल की राहत अब मिलेगी। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा बड़ा फायदा। 5 लाख तक के रिफंड क्लेम निपटाए गए। लघु कुटीर उद्योगों के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता। सैलरी का 24% सरकार पीएफ खातों में करवाएगी जमा। अगस्त तक सरकार पीएफ का पैसा देगी। कंपनियां अब 12 की जगह 10% पीएफ जमा करवाएंगी। छोटे कारोबारियों के लिए 20,000 करोड़ की मदद। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड। कारोबार बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की मदद। जिन्होंने लोन नहीं चुकाए हैं उन्हें भी लोन दिया जाएगा। तो ये अहम ऐलान किए गए हैं जिससे हर वर्ग को राहत मिल सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन बतौर अर्थशास्त्री इस वक्त दीपक मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन मेरा पहला सवाल दीपक मेहरा जी आपसे ही है। जिस तरीके से ये घोषणाएं की गई हैं, क्या आपको लगता है कि आर्थिक सुधारों को इससे बल मिलेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरे पैकेज को जो आज अनाउंस किया गया उसको मिक्स्ड बैग कहूँगा, क्योंकि जो पहले 15 मिनट सीतारमन जी ने दिए जिसमें बताया और जैसा आप बता रही थी कि गरीबों को ये दिया और वो दिया, तो अगर आप वास्तविक हालत देखें तो आज माइग्रेंट वर्कर जो है आतुर हो रहा है अपने अपने गांव, अपने अपने घर जाने को। एमएसएमईज के लिए जो पैकेज दिया गया उसमें जो स्वागत योग्य बात है वो है जो परिभाषा दी गई है, जो परिभाषा को विस्तृत किया गया है एमएसएमईज की, वो एक स्वागत योग्य कदम है। पर यहाँ भी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जो क्लियर नहीं हुई है कि जो स्ट्रेस एमएसएमईज हैं उनको 20,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी गई है। तो क्या ये ग्रांट के रूप में होगी, लोन के रूप में होगी कि किस रूप में होगी, ये बता पाना मुश्किल है। फिर तीसरा, सीतारमन जी ने बताया, मैं मान के चल रहा हूँ वो 50,000 करोड़ ही है, क्योंकि एक बार वो 10,000 करोड़ भी बोल गई थी कि फंड ऑफ फंड्स जो है वो 50,000 करोड़ का एमएसएमईज के लिए रखा गया है जिससे कि वो अपना एक्सपेंशन कर सकें। अब बात ये पड़ती है कि ग्राउंड पे ये फिगर्स कैसे होल्ड करेंगे, वो कहाँ से इसकी फाइनेंसिंग होगी, क्या प्रिंटिंग ऑफ मोर मनी होगा कि बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे बैंक्स को, किस रूप में होगा ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो सहूलियत के लिए चीज़ें दी हैं जिसमें कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है वो भी स्वागत योग्य हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से रियल एस्टेट के केस में जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया फॉर रजिस्ट्रेशन, जिससे कि डेवलपर्स को कोई डिस्ट्रेस नहीं हो, वो भी स्वागत योग्य है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसा मुझे समझ में आया है, ये जो 25% रिडक्शन दिया है टीडीएस और टीसीएस में, ये जो है मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि आप संतुष्ट हैं, जो जो ऐलान किए गए उससे संतुष्ट हैं आप। चलिए लौटेंगे आपके पास।
सुरेश चौधरी जी, क्या आपको ये बैलेंस लगता है? भैया देखो, देर आए दुरुस्त आए, मुख्यमंत्री जी ने कल कह दिया था ये पैकेज पहले आना चाहिए था। आज स्टेट गवर्नमेंट कितनी परेशान है, उनके जो भी टैक्सेज के पैसे हैं, जो उनके हिस्से के पैसे हैं, वो पैसे भी मिल नहीं रहे हैं। और ये बात मैं कहूँगा कि जितनी भी लेबर है वो लेबर एक बार घर जाना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस रूप की व्यवस्था की थी, उनके खाने की, उनके कोऑर्डिनेट की, वो सारी व्यवस्था की थी, लेकिन व्यक्ति का नेचर है, उनका मन बन गया कि गांव जाना है। आज वो रोकते रोकते उनके खाने की व्यवस्था कर रखी है, रहने की व्यवस्था कर रखी है, सब कर रखी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैकेज आया है, इस पैकेज का रूप क्या होगा, एजेंसियां कौन होंगी, कितना जल्दी प्रैक्टिकल लागू हो जाएगा। नहीं सर, आप लोग ही तो कहे थे ना आर्थिक पैकेज का ऐलान करो, अब ऐलान हो गया है तो धीरे धीरे वो चीजें भी आगे इंप्लीमेंटेशन होगा उस पर भी। नहीं, बिल्कुल पैकेज मैं कह रहा हूं कि जीडीपी का 10% पैकेज जो दिया है, ये पैकेज अच्छा है, इसमें नो डाउट, लेकिन कितना धरातल पे उतरेगा, कैसे उतरेगा, कैसे देंगे, इनकी सारी डिटेल पढ़ने के बाद में ही तो बताया जाएगा ना इसके बारे में। बिल्कुल, चलिए बनी रहिए आप हमारे साथ। अभिनेश महर्षि जी, घोषणाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज्यादा उत्सुकता भी नजर आ रही है हर सेक्टर में इन घोषणाओं से, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा और इसका सोर्स क्या होगा, पैसा आएगा कहां से? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य योजना बनाई है, वो कार्य योजना ऐसे बिना सोचे समझे नहीं बनाई गई है। ऐसी स्थिति में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। विपक्ष के पास में सिवाय बुराई करने के, अभी सुरेश चौधरी जी कह रहे थे कि ये किस तरह से होगा, देर आए दुरुस्त आए। मुझे कल देखते ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि देर आए दुरुस्त आए। भाई, समय तो लगता है। आप इस वैश्विक महामारी में देश को दुनिया के अंदर सर एक बात बताइए, आपको भी पता है ना इकोनॉमी की हालत क्या कुछ है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है सर, लड़खड़ा गई है, विश्वास कैसे कायम हो? वही तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। उसी के अंदर फिर भी ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसके अंदर चरण वाइज बताए जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी बताएंगी कि कैसे कैसे किन किन सेक्टर्स को हम देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके विधायकों ने उनके ऊपर आरोप लगाने की झड़ी लगा दी। पानी के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा, लोग बाहर से जो लोग बाग आ रहे हैं उनके लिए उनके विधायक ने उनके ऊपर आरोप जड़ने शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में वो अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, इस देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में तो फिर भी सुरेश चौधरी जी बुराई करने पर तुल जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये देखिए ने, पहले जो चौधरी जी जवाब दीजिए, सरकार ने, सुरेश चौधरी जी जवाब दीजिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा उनको मालूम नहीं है। सुरेश चौधरी जी को मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि सुरेश चौधरी जी आपके हिस्से का पूरा पैसा मिल गया। अभिनेश जी, आपको जितना भी जो पैसा मिलना चाहिए था उससे ज्यादा भारत सरकार ने दे दिया। आपको नहीं है आप हैं कहां पर? आपके मुख्यमंत्री कोरोना बीमारी के टाइम पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की, राजस्थान के मुख्यमंत्री की तमाम व्यवस्थाओं का देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पूरे दुनिया के अंदर देश के प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है, तो पैसा। अभिनेश जी, ये तो आप मानेंगे ना कि अशोक गहलोत की तारीफ तो खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोग भी काम अच्छा हो रहा है एटलीस्ट राजस्थान में, तो वो ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री की दुनिया तारीफ कर रही है पूरे, उसके अंदर हम सब लोग शामिल हैं। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं कह रहा हूं विधायक कोटे का एक पैसा भी खर्च किए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं उसके अंदर हमारी भी तो भूमिका है। लेकिन हमने जो मुख्यमंत्री से मांग की
उसके ऊपर मुख्यमंत्री ये जी ने हमने किसी कब तरह कहा? का अभिनेश कोई जी, वो हम नहीं ये किया है। कह रहे हैं कि ऐसी 200 स्थिति में के सुरेश 200 जी विधायक अपने सहयोग जिनके कर रहे घर शीशे हैं। के होते हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, ना आप गलत ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे तो फिर हैं उसमें क्या हो कि गया? तमाम पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो आप सहयोग कर रहे हैं उनकी हम भी प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये वक्त ही ऐसा है, सपोर्ट करने का वक्त है ये, इसमें ये पॉइंट्स थोड़ी हमने बनाने, नंबर्स विधानसभा थोड़ी में बनाने कहा किसी था, को। ये विधानसभा में हमने विश्वास दिलाया था। बिल्कुल ये हमने विश्वास दिलाया था विधानसभा में, और वही कर रहे हैं। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी ये की बुराई इतिहास करने में के बजाय अभिनेश जी आप भी जानते हैं, तारीफ करिए। अभिनेश जी आप भी जानते हैं, आपके पार्टी की जो मुख्यमंत्री जी थी उनसे मिलना मुश्किल था, और राजस्थान के अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपसे चला के मिलते हैं। नहीं गलत कर रहे हैं आप। सुरेश चौधरी जी, मुझे लगता है कि आपको पहले की चीजों में नहीं जाना चाहिए। सुरेश चौधरी जी, मुझे लगता है कि पुरानी चीजों में नहीं जाना चाहिए। मौजूदा वक्त में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि सर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, हर तरफ हम देख रहे हैं कि नुकसान ही हो रहा है। दिव्या मैंने ये नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने का पैकेज, देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है। उन 5 बिंदुओं के ऊपर देखिए, कैसे होगा? तो मैं कह रहा हूं कि इनकी दिक्कत क्या हुई अभिनेश जी को? भाई कैसे लागू अच्छा होगा, विश्वास करिए। दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, उसके दुनिया में अपनी छाप को छोड़ा है। क्या होगी, क्या उसका अवलोकन करेंगे? अब फंड दे उनका दिया, अवलोकन करने के बाद में ही तो निर्णय होगा। तो इसमें अभिनेश जी को इतना बुरा कैसे लग रहा है? अभिनेश जी को वो तो बुरा नहीं लगा कि इस देश के निर्माण करने वाले मजदूर कितने परेशान हैं, तो वो नजर नहीं आया इनको? देर आए दुरुस्त आए। मैं ये नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल देर हुई है, उनके लिए भी दिया है, आपके लिए भी दिया है, आपके क्षेत्र में भी और अभी तो आप देखिए क्या क्या घोषणा वाला होती है, मजदूर, वो सब देंगे, आप चिंता मत करिए। जो भी लोग कितने परेशान हैं, क्या उनकी परेशानी आपको नजर नहीं आती? आप तो स्वयं जनप्रतिनिधि हैं। हमने उन मजदूरों की मांग उठाई है, हमने बहुत अच्छे से उठाई है उनकी मांग। बिल्कुल हमने उनकी मांग को उठाया अच्छी तरह से। बिल्कुल अभिनेश जी और सुरेश जी, आप दोनों बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए दीपक मेहरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जो घरेलू बाजार है भारत का, वो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन अब हमें बाहर की चीजों पर ना डिपेंडेंट होके, हालांकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन फोकस यही कि स्वदेशी चीजों को अपनाया जाए। मैडम, सबसे पहले तो आपको डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी। डिमांड इंक्रीज करने के लिए आप देखिए, कोविड से पहले भी लोगों की परचेजिंग पावर बहुत पुअर थी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव में थी। अब कोविड के बाद तो और दोहरी मार पड़ी है कि मूडीज़ ने अपने को 0% ग्रोथ बता रहे हैं कि 0% ग्रोथ होगी। तो ऐसे में सबसे पहले तो देयर शुड बी मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लोगों के पास पैसा होना चाहिए। आज मैं सोच रहा था कि ये जो घोषणाएं हुई, इनमें माइग्रेंट लेबरर्स के लिए भी कुछ होता तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि परचेजिंग में जब गांव में क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग खरीदेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग खाली करके करेंगे तो सरप्लस हो जाएगा ना, सप्लाई तो बहुत होगी, और डिमांड का क्या करेंगे? यहाँ एक चीज और जो सोचनी है, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर आगे बताएं, वो ये है कि इस वक्त विश्व जो है चीन से विमुख हो रहा है धीरे धीरे, राइटली और रॉन्गली, आई डोंट नो, कि भाई चीन को जिम्मेवार मानता है कोविड वायरस के लिए। तो जो कंपनियां वहां से निकल रही हैं, वो हम क्या ऐसा करें कि वो हमारी तरफ आए? तो क्या ये मेक इन इंडिया में कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा? क्योंकि अभी ये भारत की ओर रुख ना करके वियतनाम, बांग्लादेश की तरफ मुंह मोड़ रही है। तो अगर हम इनको ले आएंगे तो हमारे कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज हो जाएगा। तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना है कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये भारत की ओर मुड़े, ना कि दूसरे देशों की। बिल्कुल अभिनेश जी, यानी कि जो बाहर की कंपनियां हैं, भले ही हम कह रहे हैं कि स्वदेशी चीजों को अपनाइए, ब्रांड्स पे मत जाइए, आप और चीजों पे ध्यान दीजिए, तो क्या जो बाहर की चीजें बंद हो रही हैं, जो कंपनीज बंद हो रही हैं, उनको भी तो भारत लाना होगा ना, उन पर भी फोकस करना होगा ताकि यहां पर वो चीज वो करें, निवेश करें? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, वो भावना देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की है। और हमारा स्वदेशी जितना भी जो छोटी छोटी कंपनीज को
छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को जिस तरह से प्रोत्साहित करने की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से की है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री इस भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से दुनिया के अंदर भारत की सर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देश अभी बहुत पीछे जा चुका है। हम देश सर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं, लेकिन देश अभी बहुत पीछे जा चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसको मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। नुकसान देश का नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। इस देश और दुनिया के नुकसान को पूरी तरह से ठीक करने के लिए सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, वो मोदी जी के रूप में मिला हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ करके देश को देशों की अग्रणी भूमिका के अंदर निभाते हुए देखेंगे, ये आप लोग विश्वास रखिए। बिल्कुल सुरेश चौधरी जी, लेकिन अगर हम राजस्थान की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर अगर हम देखें जो मध्यम वर्ग के हैं या फिर जो कुटीर उद्योग हैं, तो उनको भी अब बढ़ावा देने की जरूरत है, कम से कम वो आगे आए और हर वर्ग को फायदा हो फिर उससे। मैडम मैं कहना चाहूँगा, भाई अभिनय जी कह रहे थे ये शेखावाटी से आते हैं, इनको उद्योग धंधे के बारे में भी पता है, ये व्यापारियों से भी मिलने वाले आदमी हैं। इस टाइम पे स्थिति ये है कि राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, लेबर परेशान है, कृषक परेशान है। मैं आज किसान का बेटा, मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे सब्जी की जो तरबूज मतीरे इस टाइप की सब्जी होती थी फसल हुई है, आज किसान को जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सब्जी बिक नहीं रही बाजार में, उसका दूध बिक नहीं रहा बाजार में, उसका कोई लेने वाला नहीं है बाजार में। तो ऐसी जो परेशानी का समय आया है, उस परेशानी के समय में सब एक साथ होकर इन परेशानी से पैकेज मिलके और भारत पुनः अब उस ये अपने पुराने हिस्ट्री में कैसे आए, सब लोगों का रोजगार कैसे मिले। लेकिन सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि यहाँ सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ग्राहक तक चीजें तभी पहुंचती हैं, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड मैं यही कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो पैसा बिल्कुल बिल्कुल जो इंडस्ट्री चल रही है, उन इंडस्ट्रियों को मैं यही तो कह रहा था कि पैसा देने वाली एजेंसियों का तरीका क्या होगा, इसकी एजेंसी क्या होंगी। आज जो मैं कहना चाहूंगा जितनी भी आज बिजली है, बिजली का पेमेंट जो आ रहा है केवल 20% आ रहा है, 80% बिल का पैसा जमा नहीं हो रहा। यही पानी की स्थिति है, यही और बिजनेस की स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या आदमी खाए या बिजली का बिल दे। तो इन चीजों को, सारी चीजों को देख के होगे। मैं कहना चाहूंगा, ये अविनाश जी कह तो रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जो तमाम पक्ष और विपक्ष से वार्तालाप करके और राजस्थान में इस बुरी स्थिति के अंदर भी जो मैनेजमेंट किया है और जो राजस्थान के अंदर इस बुरे संकट में उसका कम से कम प्रभाव पड़ने दिया है, ये मैनेजमेंट कहते हैं। उस मैनेजमेंट को राजस्थान ही नहीं पूरा भारत माना है। और आज के दिन मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री जी को, पंचायत राज मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो नरेगा के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है, रेट भी बढ़ाई है। तो गरीब को गणेश मान के, गरीब को मजदूर को मजदूरी देने के लिए, काम देने के लिए जो विचार होते हैं, ये जनता के सामने है। जो करने वाला है और जो केवल कहने वाला है, वो अंतर है, वो जनता के सामने है। जनता देख रही है, जनता जान रही है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम विपक्षी दलों को कि वो भावना, जिनकी उनकी भावना है, कोऑपरेट की भावना रखें। हम पूरे देश के प्रधानमंत्री जी को, कांग्रेस साथ खड़ी है, वो जिस रूप में साथ लेना चाहते हैं वो साथ देने के लिए खड़े हैं। इस बुरी स्थिति में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल इच्छा शक्ति और सोच बेहतर रखने की जरूरत है, तभी हम इस पर काम भी कर सकते हैं। आप तीनों खास मेहमान, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वित्त मंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया है, जो घोषणाएं की गई हैं, उसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दीपक मेहरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एमएसएमई सेक्टर के जरिए एक बड़ी राहत देने की कोशिश, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा ये भारत, क्योंकि यहां सपोर्ट भी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए वो हमारे पास चीजें भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपा जी, जैसा आपने कहा, एमएसएमईज को जो इन्होंने वित्तीय सहायता दी है वो स्वागत योग्य है। पर मैंने जैसा आपको बताया
कि सबसे पहले तो अभी आप देख रहे हैं बिफोर कोविड भी 45 साल का सबसे हाईएस्ट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो कोविड के बाद तो और भी हमारी स्थिति खराब हो गई है। तो मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स के जेब में पैसा जाएगा तब ही उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी आप वो जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, चाहे एमएसएमईज के हों चाहे किसी के हों, वो खरीदे जा सकेंगे और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आपको रूरल इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सुरेश चौधरी जी, लेकिन हर राज्य की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, वहां पर कंडीशंस भी अलग होती हैं। कहीं पर किस सेक्टर को थोड़ा बहुत लाभ भी मिल जाता है, लेकिन वहां के राज्य के हिसाब से चीजें बदल भी जाती हैं। तो फोकस यहाँ इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल दिव्या, आप ठीक कह रही हैं कि हर स्टेट की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग वहाँ की परिस्थितियां हैं। राजस्थान के अंदर चाहे किसान हो, अब जैसे लेबर जा रही है, अब ये लेबर कब आएगी, और राजस्थान के अंदर करीब 13-14 लाख लेबर आने वाली है, 7 लाख जाने वाली है। तो इसी स्थिति में लेबर के लिए जो इमीडिएटली इनके ऊपर जो भी इनको सहायता देके, जो भी सहयोग देके, जैसे भी करके, वरना क्या है, अपन कह रहे हैं कि इंडस्ट्री की हालत कोरोना आने से पहले की ये थे कि बड़ी धरातल पे थे, बड़ी बुरी स्थिति थी। तो वो जो पहले की स्थिति खराब थी, अचानक ये तो किसी आपदा है, ये आपदा किसी के बस की नहीं है, ये तो अनचाही आती है। इस एक तो पहले बिजनेस ठप था और ऊपर से ये आपदा आ गई, तो इस दोहरी मार पड़ गई। तो किसान पहले मरा हुआ था और इस टाइम पे कोरोना की मार और पड़ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज के दिन वो कहते हैं ना कि जब राम रूठ जाए तो राजा को नहीं रूठना चाहिए। तो राम तो रूठ गए, बीमारी आ गई, लेकिन राजा को अपने प्रजा के लिए खुले दिल से, साफ मन से और तीव्रता से जनता में जितना ज्यादा सहयोग करके और स्टेट गवर्नमेंटों को भी सहयोग करके, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट जितना जल्दी एक्शन लेगी, ये भारत उतना ही जल्दी तरक्की करेगा। अविनेश जी, लेकिन आप लोगों ने मरहम तो लगाया, पर थोड़ी देर हो गई शायद, क्योंकि बहुत सारे जो मजदूर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। बहुत सारे आने भी हैं वापस, लेकिन बहुत सारे जा चुके हैं। तो ये सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो राजस्थान ने कदम उठाए हैं, अगर हम टेस्टिंग की बात करें और चीजों की बात करें, पीपीई किट की बात करें, मास्क की बात करें, कामों की बात करें, तो हर चीज में आगे रहा है राजस्थान। यहां तक कि लॉकडाउन करने वाला भी पहला राज्य था। देखिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज आज से पहले कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा पैकेज है। देश के प्रधानमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एमएसएमई के बारे में चिंता जताते हैं और आज सबसे पहले एमएसएमई को जब आर्थिक पैकेज देने की बात की गई है, निश्चित रूप से भाई सुरेश जी आपकी चिंता भी वाजिब है कि किसान की बात को हमें रखना चाहिए। श्रमिक जो यहाँ से चले जा रहे हैं या जो श्रमिक बाहर से आने वाले हैं, उन लोगों ने मन बना लिया कि उनको एक बार घर पे जाना है इतने लंबे लॉकडाउन के बाद में। सर, लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा तो वो वापस आएंगे कैसे? वातावरण मिलेगा, अगर काम ही नहीं मिलेगा तो वो आएंगे क्यों? निश्चित रूप से वर्कर भी लौट नहीं, काम देने के लिए ही छोटे छोटे लघु उद्योगों को जो फायदा देने की या जो आर्थिक पैकेज देने की बात की गई है, अब जो श्रमिक लौट करके आ गया उनको वहीं पर रोजगार मिले, इस बात की व्यवस्था करने के लिए हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधों को पनपाने की बात कर रहे हैं, हमारा देशी सामान बनाने की बात कर रहे हैं। ये सब इसीलिए तो कवायद की जा रही है कि हमारा लेबर जो आ गया। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाई सुरेश जी, आपने मनरेगा की बात की कि हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी मनरेगा के अंदर रोजगार देने की बात कर ली। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मनरेगा केंद्र के द्वारा दी जाता है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर कह रहे हैं आप अपने नेताओं को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने के अलावा निश्चित रूप से चिंता कीजिए हर सेक्टर की जो देश के प्रधानमंत्री करने में लगे हुए हैं। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि समय थोड़ा जरूर लग सकता है। इतनी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद में वैश्विक महामारी का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका मुकाबला करने के लिए पूरे देश को हमें एक साथ कंधे से बिल्कुल एकजुटता दिखानी होगी। अविनेश जी आप बने रहिए। सर, वक्त की कमी है, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। दीपक मेहरा जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे।
प्रयास अच्छा है। अगर फंडिंग का पता पड़ जाए और धरातल पे जैसा कहा गया है वो हुए, और आज ये पहली कड़ी है अनाउंसमेंट्स की, मैं सोचता हूँ किसानों के लिए और श्रमिकों के लिए भी कुछ होगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में अभी हमको देखने को मिलेगी, कोविड के बाद तो और भी ज्यादा, तो इस और ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने की भी जरूरत है ताकि गरीब वर्ग तक, हर वर्ग तक ये राहत पहुंच सके। इसी के साथ ही हमारी चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।